scholarship distribution ceremony, CM Yogi transfers rupees 89.96 crores to the students' benefit for the 3.96 lakh students under the scholarship scheme. पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण विभाग के सीएम अरुण जी, अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ और हज के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, समाज कल्याण अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, लखनऊ की मौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार जी और विधानसभा की सदस्य श्रीमती जयदेवी जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, प्रदेश के अलग अलग स्थानों में उपस्थित वहाँ के सभी प्रधानाचार्यगण, समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और बच्चों, मैं सबसे पहले छात्रवृत्ति वितरण की शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और जो कि नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जगजननी मां भगवती की कृपा से आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क पूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब ये सिलसिला हमने शुरू किया है कि जिस समय से सभी छात्रों को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति से प्राप्त हो सके, इसके लिए इसकी शुरुआत करने में स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये वृत्ति मिलनी है और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 पहले जिसके बारे में सीएम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त हो चाहिए और छात्र मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती गई। 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17, 18 की 18, 19 की भी छात्रवृत्ति 16, 17 की भी और 17, 18 छात्रवृत्ति एक साथ देश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, से वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्र प्राप्त हो सके।
अभी आपने देखा होगा अरुण जी ने जो कहा, हमारे कुछ जनपदों में मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो गई और डाटा लॉक हो गया। हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है उनको स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है दीपावली के पहले उन छात्रों को स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी, और न केवल छात्रवृत्ति मिल रही बल्कि जिन लोगों की गलती से वह छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनकी भी जवाबदेही तय हो रही है कि आखिर वे छात्र से वंचित कैसे। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर बेस ध्यान दिया जाता है, खास तौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित है, अगर उन्होंने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करे तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी शिक्षा और साथ में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क पूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत अंदर भी देखा है। आप याद करिए, हमारा हिस्सा है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल होना चाहिए, अनिवार्य हो। बे को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक की गई और ये शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्र को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अनेक अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लगातार प्रयास हो रहा है और आज तो प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था कर दी है। अब आने वाले समय में वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल से आएगा कि संजीव ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ क्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,125 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हमने अब तक वितरित की है। छात्रवृत्ति, और यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए
अब उससे कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति एक क्लिक किया, उसके पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। और इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है। और यही सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था, यही सपना महापुरुषों का था, जो देश के संविधान निर्माण के दौरान भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनका सपना ही था, जिसमें गरीब की पहुंच हो, वंचित शासन की व्यवस्था हिस्सेदार बने, हर छात्र स्कूल में पहुंच सके। और इन सब कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसमें आने वाले समय में जो हम लोगों ने व्यवस्था, तकनीकी सुधार, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने वे समय पर डाटा अपलोड नहीं करते, छात्रवृत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं देते, और एक बार डाटा लॉक हो गया उसके बाद फिर उसको खोलना दिक्कत होता है। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के जोड़ना है, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने लिया, स्कॉलरशिप उसके पहुंच जानी चाहिए, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्तिगत से न्यूनतम हो। मोबाइल के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके। उसको होना चाहिए कि उसकी छात्रवृत्ति कब तक आई है, मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि छात्रवृत्ति के लिए जो डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन किया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी योजना के तहत कार्य करना है। और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छोटे छात्रों को इसके साथ जुड़ना, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस क्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना, एक छात्र एक स्कॉलरशिप की अवधारणा को लागू कर सभी योजनाओं का एकीकरण करना, प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए प्रेरित करना, यानी यहीं पे नहीं सीमित रहना है, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए अतिरिक्त, उन्हें आगे के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में वह प्रवेश ले सके, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था इसके साथ देना। और सीआर की भूमिका भी, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से, एसआर के माध्यम से भी भी इसको जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़, यह एक प्रक्रिया इस सरकार ने इसके माध्यम से बनाने के साथ आगे तैयार किया है। मुझे प्रसन्नता है इसकी कि जो हमारा शताब्दी संकल्प अभियान है, जिसमें यह देश जब आजाद हुआ था, शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, आजादी का शताब्दी महोत्सव कैसा होगा यह तय करने के लिए शताब्दी संकल्प अभियान चल रहा है। 2047 यह देश अपनी आजादी के वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी संकल्प अभियान है हमारा, कैसे होना चाहिए, इस शताब्दी संकल्प के साथ 2047 के साथ हम सब जुड़ सकें, उस संकल्प के लिए
भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की, मुझे उसके बारे में खासतौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के और सामान्य छात्रों को जो 9 से 12वीं तक के आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिन 4 लाख छात्रों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं पहले चरण में, इसमें 1,12,000 छात्र प्रथम चरण में आज छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 25,000 छात्र छात्राएं आज इस सुविधा का यहां प्राप्त कर रहे हैं। 17-18 से वित्तीय 24-25 तक अनुसूचित जाति के 1,20,00,000 छात्र छात्राओं को 13,201 छात्र छात्राओं को इसके माध्यम से 9,150 करोड़ रुपए के धनराशि उनको वितरित की गई, यानी पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा गया। और 17-18 से लेकर के 24-25 में सामग्री के 58,90,000 छात्र छात्राओं के लिए भी 5,945 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही वर्ग कल्याण विभाग में 16-17 करके अब तक जो व्यवस्था की 16-17 में 17-18 में 1,648 करोड़ 91 लाख रुपए, 18 में 1,883 करोड़ 96 लाख रुपए, वर्ष 2019-20 में 1,887.29 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1,505 करोड़ 53 लाख रुपए, 2021-22 में 1,581 करोड़ 52 लाख रुपए 42 लाख रुपए, 23-24 में 1,800 करोड़ 1,813 करोड़ 97 लाख रुपए और 23-24 में 2,608 करोड़ 13 लाख रुपए, 2024-25 में 1,861 करोड़ 8 लाख रुपए और 25-26 में हम 1,124 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी 17 में हम स्कॉलरशिप देते थे 1,640 करोड़ और आज 25-26 में स्कॉलरशिप दोगुनी हो चुकी है, लगभग यानी 3,124 करोड़ 45 लाख रुपए का वितरण छात्र अनुसूचित पिछड़े वर्ग के छात्रों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की गई है। यानी यह बताता है कि सरकार के द्वारा लगातार इस राशि में वृद्धि करते हुए उन छात्रों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है और इसके माध्यम से तमाम प्रकार की हम लोगों ने व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया है, जिसके माध्यम से तकनीक का बेहतर उपयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वेरिफिकेशन कार्रवाई को आगे बढ़ाना, डीबीटी के से छात्रों के अकाउंट में पैसा सीधे जाए, बीच में कोई भी हस्तक्षेप हो, यह व्यवस्था उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई है। और परिणाम क्या है कि प्रदेश अंदर हम लोग आज पिछड़े वर्ग के ही छात्रों को देखेंगे तो 2,53,457 छात्र छात्राओं को पिछड़े वर्ग के 1,535 करोड़ पैसे की अधिक राशि 17-18 से 24-25 के बीच में वितरित हुई है। यानी सरकार इस मामले में लगातार पूरी प्रतिभा के साथ कार्य कर रही है और इस कार्य के साथ हर छात्र छात्रा जोड़ने का काम कर रही है। सरकार ने 16-17 से एक और व्यवस्था बनी है कि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए
कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी 11 करोड़ से बढ़ाकर के 35 करोड़ रुपए की है। इसी के साथ छात्रावासों के अनुरोध के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रमों के साथ ही हम लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण से छात्रों के लिए भी, उनके छात्रों के लिए भी ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर की हैं, जिसके माध्यम से वे सुविधा लाभ ले सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस बात को लेकर बराबर चिंतित रहते थे। वे कहते थे कि देखिए, जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की सरकार का अनुदान हमारा कल्याण नहीं कर सकती। केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, सरकार की सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हुए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करना है। आप मुझे बताइए, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को या उन महापुरुषों को जिन्होंने समाज को एक नई दी, लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या ये सभी महापुरुष जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से समाज को एक नई दिशा, क्या वे किसी के अनुदान से बढ़े थे? नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से आज वे समाज के मार्गदर्शक बने हैं, उसको नई दिशा देने का काम किए। परिणाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोटि कोटि वंचितों, दलितों, पिछड़ों और समाज के सबके के लिए वे एक मार्गदर्शक बने हैं। उनका मार्गदर्शन दिखाई देता है। उनका भारत के शान निर्माण से लेकर के उनके उस समय के भाषण, उस समय की उनकी बातें समाज को और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई शोषित है, वंचित है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातें उन लोगों के लिए एक नई इतना है, एक नया प्रकाश है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? व्यक्ति में सामर्थ्य, शक्ति है, हुनर है, उसके लिए प्लेटफॉर्म देना इस संस्थानों का काम होना चाहिए, शिक्षण संस्थानों का काम, और संस्थानों को सपोर्ट करने का काम सरकार का होना चाहिए। ये सब मिलकर के काम करें तो हम एक बेहतर भविष्य को और बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। जो 27 संकल्प है 2047 का, ये वही शताब्दी संकल्प जिसको प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत कहा है। विकसित भारत होगा तब जब हर छात्र छात्रा के जीवन का संकल्प ही विकसित भारत बनेगा। याद रखना, जब विकसित भारत इस संकल्प को चरितार्थ हो रहा होगा, तब आपके हाथों में कमान होगी, तब आप व्यवस्था के हिस्से में काम कर रहे होंगे। कोई सरकारी अधिकारी होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई सरकारी नौकरशाह होगा, कोई पुलिस अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यवसायी होगा, उद्यमी होगा। अलग अलग तबके में वह नेतृत्व आपकी पीढ़ी के हाथों में आने वाला है। आपकी पीढ़ी के हाथों में जो नेतृत्व आने वाला है, उसके लिए मुख्य रूप से अभी से तैयारी करना। कैसा भारत हम चाहते हैं? याद रखना, ये विभाजन की ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के फिर से बाधक बनकर के समाज बांटने का काम कर रहे हैं।